जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक और न्यू क्वेश्चन की सीरीज़ में। तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि हमने जो है मिड टर्म एग्जाम की क्वेश्चन की सीरीज़ चला रखी है। जो आपके मिड टर्म एग्जाम, आपको पता है कि आपके मिड टर्म एग्जाम जो 9 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों बीएससी एग्रीकल्चर जो हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स हैं तो उनके जो क्वेश्चन की सीरीज दोस्तों हमने चला रखी है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में जो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपके फंडामेंटल हॉर्टिकल्चर वगैरह, इंट्रोडक्टरी क्रॉप वगैरह, इनको जो मिड टर्म के प्रीवियस ईयर के पेपर है उनकी लिंक मैंने जो डिस्क्रिप्शन दे रखी है वहाँ पे आप जो है उनको पेपर को जाकर विजिट होकर देख सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम अपने सॉल्व किए। तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल उसको जाकर चेक कीजिए, क्योंकि अपने को पता है कि अपने जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं, क्योंकि न्यू अपन जो है कॉलेजेस में जाते हैं तो अपने को ये चीज़ के बारे में पता नहीं रहता है कि भाई एग्जाम जो है सिलेबस किस टाइप से रहता है, जो मिड टर्म के पेपर किस टाइप से आते हैं, कितने नंबर का रहता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अपने को पता लग जाएगा। आप उन पेपर को, प्रीवियस ईयर को पेपर को देखिएगा, उनके बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और दोस्तों जो है कि मैंने सारी जानकारी इस पेपर में भी दे रखी है। जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स का फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसको भी दोस्तों हम क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके 13 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 13 जो क्वेश्चन आते हैं वो 13 नंबर के आते हैं। आपको पता है 13 क्वेश्चन आपके आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं। तो इनकी जो क्वेश्चन की जो सीरीज है वो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है मिड टर्म के, तो उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली छोटी छोटी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर कि फर्स्ट क्वेश्चन जो मिड टर्म में आपका पूछा हुआ 2020-21 में कि मृदा विज्ञान के जनक जो कि देखो मैं आपको कुछ बता दूँ, क्वेश्चन को देखकर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि देखो अपने को जो है सॉइल साइंस के सारे बेसिक के बेसिक क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि जो है पेपर बनाते हैं उनको भी पता है कि जो है लड़के फर्स्ट आए हुए हैं, फर्स्ट ईयर मिड टर्म एग्जाम दे रहे हैं, पहली बार दे रहे हैं। तो दोस्तों सारी जो क्वेश्चन होते हैं आप लोगों को पूरा सॉइल साइंस में बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। आप जनरली अगर आपने एमपीपीएटी में इन सब चीज़ों को पढ़ा होगा तो जनरली आप इन क्वेश्चनों को, आधे से ज़्यादा क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन है पूरे, कोई अपने को टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पता है, ये तो आप बिल्कुल बता दोगे। इसका आंसर जो हमें कमेंट में बिल्कुल बताएं। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन है कि मृदा विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, फादर ऑफ सॉइल साइंस किसको कहा जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मिट्टी की उत्पत्ति, ये परिभाषा के रूप में जो है थ्योरी के रूप में क्वेश्चन, आपने थ्योरी पढ़ी होगी कि मिट्टी की उत्पत्ति, वर्गीकरण और विवरण के अध्ययन को इस प्रकार जाना जाता है। मतलब जो मिट्टी की उत्पत्ति होती है यानी ओरिजिन ऑफ सॉइल, वर्गीकरण मतलब मिट्टी का जो क्लासिफिकेशन होता है, यानी विवरण के अध्ययन को किस प्रकार से जाना जाता है। तो उसको किस प्रकार से अपन डिफाइन कर सकते हैं, या उसको जियोलॉजी बोलेंगे, या उसको पेडालॉजी बोलेंगे, या उसको एडाफोलॉजी बोलेंगे, या दोस्तों उसको मिनरोलॉजी बोलेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, तो दोस्तों सीधा सा बात है, उसको क्या बोलेंगे, पेडालॉजी बोलेंगे। यानी मिट्टी की उत्पत्ति और वर्गीकरण और विवरण का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडालॉजी कहलाता है। याद रखिएगा, आप में से 2 नंबर में क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो है मिट्टी की उत्पत्ति, या अपने ट्रू फॉल्स में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिट्टी की उत्पत्ति, वर्गीकरण और विवरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसको पेडालॉजी कहा जाता है। याद रखिए, उसको क्या कहा जाता है, पेडालॉजी कहा जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका बी है, नोट करते जाइएगा, ठीक है। और दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, उसको आप एक कॉपी पेन करके नोट करते जाइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्राकृतिक समुच्चय कहलाते हैं, यानी प्राकृतिक समुच्चय क्या कहलाते हैं। प्राकृतिक समुच्चय मतलब आप समझ रहे हैं कि जो मिट्टी के ढेले बनते हैं ना, उनको ये पूछ रहा है कि जो मिट्टी के ढेले प्राकृतिक रूप से बनते हैं उनको क्या कहते हैं। और ये जो आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, यहाँ पे आर्टिफिशियली वो लिख सकता है कि जो कृत्रिम रूप से बनते हैं उन समुच्चयों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्राकृतिक रूप से ढेले बनते हैं उनको बोलते हैं पेड्स। लिखते जाइएगा दोस्तों, जो प्राकृतिक रूप से जो ढेले बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, यानी जो नेचुरली जो समुच्चय या ढेले बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, पेड्स बोलते हैं, ठीक है। और जो कृत्रिम रूप से जो ढेले बनते हैं या समुच्चय बनते हैं उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रोड्स। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, दोनों क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं। सबसे पहले जो प्राकृतिक तरीके से बनते हैं उनको बोलते हैं पेड्स, और दोस्तों जो कृत्रिम या आर्टिफिशियल तरीके से बनते हैं समुच्चय या ढेले उनको क्या बोलते हैं, क्रोड्स बोलते हैं, ठीक है। नोट करते जाएगा। और जो है सॉइल साइंस की इकाई क्या है, पेडोन। पेडोन मृदा विज्ञान की जो है क्या है, इकाई है। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि सॉइल साइंस की इकाई क्या है, यानी मृदा विज्ञान की इकाई है पेडोन, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको बताऊँ, प्राकृतिक रूप से समुच्चय बने तो क्या कहलाता है, पेड्स कहलाता है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। देखो एक क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन के बारे में आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चन में तो बिल्कुल पूछे जा सकते थे संबंध। भाई
जो है इस 2020-21 में ये क्वेश्चन आया, क्या पता भाई अगली बार अपने से कृत्रिम तरीके में पूछ ले, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइएगा, ठीक है। ये पूछ रहा है भाई कि औसत वार्षिक मिट्टी का तापमान वायुमंडलीय तापमान से अधिक होता है, कितने सेल्सियस अधिक होता है भाई। जो औसत वार्षिक मिट्टी होती है उसका तापमान वायुमंडल से कितना अधिक होता है, कितने सेल्सियस अधिक होता है, ये इनका पूछने का मतलब है। द एवरेज एनुअल सॉइल टेम्परेचर इज हायर देन द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर। कितने सेल्सियस ज़्यादा होता है भाई, 1 सेल्सियस, 2 सेल्सियस, या जो है 3 सेल्सियस या 4 सेल्सियस। तो कितने सेल्सियस जो है ये तापमान ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका, देखो मैं आपको जनरली बताऊं तो 2 से 4 सेल्सियस माना जाता है, ठीक है। जनरली कितना माना जाता है, वायुमंडलीय का दाब जो है मृदा के दाब से कितना माना जाता है, 2 से 4 सेल्सियस जो है गर्मी ज़्यादा होती है मृदा में, ठीक है, वायुमंडल की अपेक्षा जो है। इसमें क्वेश्चन में देखो यही पूछा है इन्होंने कि क्या पूछा है कि औसत वार्षिक मिट्टी का तापमान वायुमंडलीय तापमान से अधिक होता है, यानी मिट्टी का तापमान जो है वायुमंडल से कितना 2 से 4 सेल्सियस अधिक होता है, यानी जो मिट्टी में जो है वायुमंडल की अपेक्षा 2 से 4 सेल्सियस गर्मी ज़्यादा होती है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो इसका अपन जो है औसत आंसर लेंगे, ठीक है, ना तो 2 लेंगे ना 4 लेंगे भाई, जहाँ 3 सेल्सियस अपने को देखा है वो औसत आंसर लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो है सी सही आंसर, यानी 3 सेल्सियस जो है तापमान ज़्यादा रहता है, यानी क्वेश्चन का सी सही आंसर, क्योंकि अपन क्या लेंगे, एवरेज आंसर लेंगे, ठीक है। हमेशा देखो अपने को अगर ज़्यादा दिया है कम दिया तो उसको एवरेज पे अपने को जानना है, याद रखिएगा, क्वेश्चन को डिफाइन करने का तरीका है, ठीक है। नंबर 5 क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि मृदा कणों की व्यवस्था क्या कहलाती है, मृदा कणों की व्यवस्था के क्रम को क्या बोलते हैं, ये कहने का मतलब है, यानी जो मृदा कणों की व्यवस्था क्या कहलाती है, यानी जो सॉइल्स का अरेंजमेंट होता है वो क्या कहलाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉइल टेक्सचर यानी मृदा की संरचना, या सॉइल स्ट्रक्चर यानी मिट्टी की संरचना, या कंपोजिशन यानी संघनन, या कंसिस्टेंसी तो उसको क्या बोलते हैं। तो देखो सीधी सी बात है, मृदा कणों की व्यवस्था एक क्रम को अपन सॉइल स्ट्रक्चर बोलते हैं, नोट करते जाइएगा, यानी मृदा कणों की व्यवस्था को क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। मृदा देखो स्ट्रक्चर की परिभाषा भी दोस्तों एक होती है कि मृदा, देखो आपको पता है कि सॉइल स्ट्रक्चर अपन किसको बोलेंगे, सॉइल स्ट्रक्चर उसको बोलेंगे जैसे कि जो कि कार्बनिक मृदा, ठीक है, कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनी हो, और पैड्स और क्लोड्स, यानी पैड्स और जो क्लोड्स होते हैं और कार्बनिक मृदा, इन तीनों को मिलकर जो है मिट्टी की संरचना बनती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपको बता रहा हूँ, परिभाषा के रूप में पूछ सकते हैं कभी भी कि जो किस किस को कार्बनिक पदार्थ, यानी जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक मटेरियल्स होते हैं, कार्बनिक पदार्थ, पैड्स यानी प्राकृतिक रूप से जो ढेले बने उनको पैड से बोलते हैं, और जो कृत्रिम रूप से ढेले बने होते हैं, इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है सही आंसर आपका क्या है, बी, यानी उसको क्या बोलेंगे, सॉइल स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देखो ये मानक है आपका द ISSS यानी द इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, ठीक है। ये इसका कुछ मानक, कुछ स्टैंडर्ड तैयार कर रखे कि मिट्टी के कणों के, यानी मिट्टी के जो कणों को व्यास होता है, यानी जो पार्टिकल्स की डेंसिटी होती है, ये इन्होंने कुछ निर्धारित कर रखी है, ठीक है। तो यही इन्होंने पूछा है क्ले मिट्टी के बारे में, यहाँ पे भाई सैंडी के बारे में पूछ सकते हैं, क्ले के बारे में पूछ सकते हैं, और सैंड के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको पता है मिट्टी 3 जो है सैंडी, सैंड और क्ले, ये 3 प्रकार की मिट्टी होती है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है जनरली किसके, क्ले पार्टिकल्स के बारे में, कि इनका व्यास कितना होता है IISS के अनुसार, ठीक है। तो इसका व्यास जनरली कितना होता है, इस क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन 6 का सही आंसर है डी, यानी जो पार्टिकल्स होता है कितना होता है इसका व्यास, इसका जो है 0.22 जो है मिलीमीटर से भी क्या है, कम होता है, ठीक है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, डी, यानी इस जो स्टैंडर्ड इस मानक के अनुसार क्ले, यानी जो क्ले मृदा होती है उसका व्यास कितना होता है, 0.022 मिलीमीटर से भी कम होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है कि मृदा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा, यानी मृदा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा, ठीक है। ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई इन लोगों ने कि जो है मृदा वायु में ऑक्सीजन कितनी मात्रा होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मृदा वायु क्या है, मृदा जल, यहाँ पे आपने मृदा जल के बारे में पूछ सकता है वो, ठीक है। तो मृदा वायु में जनरली ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, ठीक है। अब आप अंदाज लगाइए इसमें अपने को कहाँ 21% दिख रहा है, तो ये आंसर रहा भाई, यानी 20.6% अपन जो है 20.6% अपन क्या इसका सही आंसर, यानी आपने 21% भी देखो तो 21% अपना इसका एक्यूरेट आंसर है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मृदा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 21% होती है, यानी क्वेश्चन का जो है सही आंसर आ गया है, ठीक है। अब आपसे अगर कभी पूछ ले कि मृदा जल में ऑक्सीजन कितनी मात्रा होती है, तो मृदा जल में 20 पॉइंट लगभग समथिंग इतने भी में मृदा जल में भी जो है ऑक्सीजन की मात्रा होती है, 20.5% मृदा
जल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नोट करते जाइएगा। आपको बताते चल रहे हैं, जो जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगेगी उनकी जानकारी मैं आपको देते चल रहा हूँ। ठीक है, और मिट्टी का कौन सा रंग अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके स्टार लगाएं दोस्तों। इंपॉर्टेंट देखो, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में मैं आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक है, ये पूछ रहा है कि मिट्टी का कौन सा रंग जो है अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। विच कलर सॉइल एरोशन मोर बी हीट, यानी ऊष्मा को कौन सा ऐसा मिट्टी का कलर है जो अधिक अवशोषित करता है। पीली मिट्टी जो है ऊष्मा को अधिक अवशोषित करती है, लाल या भूरी या काली। भाई आपको पता है कि काला रंग जो होता है प्रकाश को अधिकतर क्या करता है, अवशोषित करता है। तो सीधी सी बात है, जो काली मिट्टी होगी तो वो है जो क्या है, ऊष्मा को अधिक अवशोषित करेगी। ठीक है, वैसे जनरली अगर देखो काला, अब देखो याद रखिएगा कि अगर ऑप्शन में भूरे की जगह डार्क होता है, ठीक है, भूरे की जगह क्या होता है, डार्क होता, तो अपन आंसर क्या लेते हैं भाई, डार्क लेते हैं। ठीक है, आंसर क्या लेते हैं, डार्क लेते, ना कि ब्लैक, क्योंकि डार्क जो कलर होता है ये अंधकार को और अधिक जो ऊष्मा को और अधिक अवशोषित करता है। ठीक है, बट इसमें डार्क अपने को कहीं आंसर नहीं दिया हुआ, तो अपन क्या लेंगे, इसका आंसर ब्लैक लेंगे, यानी जो काला कलर होता है ये ऊष्मा को अधिक अवशोषित करता है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर आपका जो है ब्लैक, यानी डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मिट्टी में पानी को गलन गुणांक, यानी आपसे बिल्डिंग पॉइंट पूछ रहा है ये। ठीक है, मिट्टी में पानी का गलन गुणांक पर एटीएम के बल के साथ धारण किया जाता है। मतलब जो मिट्टी होती है, तो मिट्टी पानी को कौन से एटमॉस्फेयर के साथ जो है पानी जल को धारण करती है। एक गोलनांक होता है पानी का, तो किस गोलनांक के साथ जो है मिट्टी पानी को ग्रहण करती है, ये इंपॉर्टेंट, किस बल के साथ, किस, देखो बल तो आपको पता है एटमॉस्फेयर बल, एटीएम जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर उसको बोलते हैं अपन। ठीक है, तो ये किस बल के साथ जो है मिट्टी जो है पानी को ग्रहण कर रही है, ये पूछा गया है। तो देखो मिट्टी जो है पानी को जो है 15 एटीएम के साथ ग्रहण कर रही है। आपको पता है कि जल की गतियाँ, आपको जल के बारे में आपने सुना होगा, जल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपने सुना होगा। ठीक है, कि केशीय जल, गुरुत्वीय जल, आर्द्रताग्राही जल, तो ये होते हैं। तो यही पूछ रहा है कि जो है मिट्टी पानी को कितने एटीएम के साथ ग्रहण करती है, तो 15 एटीएम के साथ। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जनरली ये ऐसे जो क्वेश्चन है बेसिकली अपने कई बार एग्रीकल्चर के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 15 एटीएम पे जो है अवशोषित करती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर बी है। आपको आंसर भी बताते चल रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सामान्य मृदा का कण घनत्व है, यानी पार्टिकल डेंसिटी ऑफ नॉर्मल सॉइल, यानी जो जनरली नॉर्मल सॉइल्स होती है उसकी पार्टिकल डेंसिटी कितनी होती है, यानी उसका कण घनत्व कितना होता है। ठीक है, तो जनरली अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो है, देखो नॉर्मली मैं आपको बताऊं कि सामान्य मृदा का कण घनत्व कितना होता है, तो नोट कर दीजिए। सामान्य मृदा का कण घनत्व होता है 2.60 से 2.75। ठीक है, 2.75 सीसी। ठीक है, तो ये जनरली मृदा का सामान्य घनत्व होता है। अब इसमें से आपको ऐसा कौन सा आंसर लग रहा है जो इन दोनों को डिफाइन कर रहा है, तो भाई जो इसका आंसर जो है सी इन दोनों को डिफाइन कर रहा है। कितना, 2.675। ठीक है, 2.65 ये इसका सही आंसर है। यानी जो सामान्य मृदा का जो पार्टिकल डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 2.65 होती है। ये इंपॉर्टेंट है, जनरली मैंने आपको बता दी कि कितनी होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर आपका सी है, नोट करते जाइएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मृदा प्रोफाइल है, यानी मृदा प्रोफाइल क्या है भाई। ठीक है, मृदा प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल के बारे में आपने सुना होगा। सॉइल प्रोफाइल की आपने जो है परिभाषा भी सुनी होगी, क्या होती है भाई सॉइल परिभाषा। तो उसमें देखो कई बार जनरली अपने से जो है सॉइल प्रोफाइल के बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए कि भाई जो है अपने से 2 नंबर पर पूछ लेता है कि सॉइल प्रोफाइल की जो है इंट्रोडक्शन या इसकी परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो अपने को लिखना पड़ता है। तो अपने को पता है भाई सॉइल प्रोफाइल की परिभाषा क्या होती है, मृदा के ऊर्ध्वाधर काट। देखो इसका आंसर अपने को इसमें मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़े तो अपने को समझ में आ जाएगा कि भाई ऊर्ध्वाधर किसको बोलते हैं। मृदा के ऊर्ध्वाधर काट का क्षेत्रफल मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल कहलाता है। ठीक है, हिंदी में जनरली इसको क्या मृदा परिच्छेदिका बोलते हैं। तो यही पूछ रहा है कि मृदा प्रोफाइल है, तो मृदा प्रोफाइल क्या है। आपने को देखो मैंने बोला था ना ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, यानी सीधा, इसको वर्टिकल, इसका ए इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर है। जनरली इसकी जो है परिभाषा में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। मृदा प्रोफाइल यानी ऊर्ध्वाधर काट का लंबवत क्षेत्रफल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते जाएगा। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर, यानी जो मृदा प्रोफाइल की परिभाषा वो क्या है, वर्टिकल, वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर। इसकी परिभाषा एक बार मैं और आपको सुनाता हूँ कि मृदा के ऊर्ध्वाधर कण का क्षेत्रफल जो है मृदा परिच्छेदिका कहलाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है भाई कि किस प्रकार की सिलिकेट मिट्टी अधिक नमी और पोषक तत्वों को बरकरार रखती है भाई, है ना। सिलिकेट के बारे में पूछ रहा है, सिलिकेट मिट्टी की बात कर रही है। तो ऐसी सिलिकेट की कौन सी ऐसी मिट्टी है, सिलिकेट मिट्टी के अंदर बहुत सारी जो है ये जो है खनिज तत्व आते हैं, तो इनके तत्व मतलब ये पूछ रहा है कि अधिक नमी और पोषक तत्वों को बरकरार रखती है, मतलब ज़्यादा टाइम तक उनको बरकरार रखती है, ठीक है। तो ये वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन दे रखे हैं एलाइट, केओलिनाइट या मोंटमेरिलोनाइट या स्ट्रेंच। तो क्या है भाई जब इसका आंसर, इसका सही आंसर क्या है भाई, है ना। आपको पता है कि जो है सिलिकेट के आधार पर खनिजों को 3 भागों में बांटा गया है ना, कि जो है 2:1 फूलने वाले खनिज, 1:1 ना फूलने वाले खनिज। आपने पढ़ा होगा, आपने सॉइल साइंस पढ़ी होगी, तो इन खनिजों के बारे में आपने बिल्कुल इन विस्तार से इन चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यही ये पूछ रहा है कि जो है कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो अधिक अवशोषित करता है। तो ठीक है, देखो भाई मैं आपको जनरली बताऊं कि जो वर्मीकुलाइड होता है, ठीक है, वर्मीकुलाइड बताइए, भले ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है, आपने वर्मीकुलाइड के बारे में सुना होगा कि वर्मीकुलाइड जो एक होता है, तो वर्मीकुलाइड जो है सबसे ज़्यादा नमी को अवशोषित करता है। लिख लीजिएगा दोस्तों, है ना, कि वर्मीकुलाइड सिलिकेट वर्ग के अंदर कौन सा आता है, एक तत्व आता है वर्मीकुलाइड, ठीक है। तो वर्मीकुलाइड जो है सबसे ज़्यादा जो है नमी को अवशोषित करने वाला पोषक तत्व, मतलब ये तत्व है, न्यूट्रेंट है, ये सबसे ज़्यादा किसको अवशोषित करता है, नमी को। इंपॉर्टेंट है, अपने से कई पूछ भी सकता है कि भाई सिलिकेट प्रकार के वर्ग में ऐसा कौन सा तत्व है जो सबसे ज़्यादा नमी को अवशोषित करता है। तो वर्मीकुलाइड एक ऐसा है जिसको नमी को सबसे ज़्यादा अवशोषित करता है, ठीक है। अब भाई वर्मीकुलाइड तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसी के वर्ग में आता है 2:1 प्रकार के, आपको खनिजों के बारे में आपने पढ़ा होगा, 2:1 प्रकार के फूलने वाले खनिज। तो इसके अंदर आते हैं बहुत सारे खनिज, हो गए मोंटमेरिलोनाइट हो गया, वर्मीकुलाइड हो गया, तो इस ऐसे खनिज आते हैं। तो भाई अब यहाँ पर वर्मीकुलाइड तो है नहीं, तो क्या है, मोंटमेरिलोनाइट। इसलिए इस क्वेश्चन का अपन सही आंसर क्या ले लेंगे, मोंटमेरिलोनाइट। इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर सी, मैंने आपको बता दिया कि इसका जो है सही आंसर सी है, यानी जो है मोंटमेरिलोनाइट। इसके बाद जस्ट मोंटमेरिलोनाइट ही आता है जो अधिक नमी और पोषक तत्वों को अधिक टाइम के लिए बरकरार रखता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भू प्रॉपर्टी में उपस्थित सिलिका का प्रतिशत पूछ रहा है। भू प्रॉपर्टी मतलब ऊपर की जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब अपन बोल सकते हैं मिट्टी की जो ऊपर की परत होती है, इसमें पूछ रहा है कि भाई सिलिका का परसेंटेज कितना होता है। तो इन्होंने अपने को डिफाइन करना कि 27%, या फिर उन्होंने नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है 46%, या 8.1%, या जो है 2.8%। तो भाई भू प्रॉपर्टी में सिलिका की कितनी मात्रा होती है, तो भू प्रॉपर्टी में जो है सिलिका की मात्रा कभी भी अपने से पूछे तो अपने को बता देना कि भू प्रॉपर्टी में जो है सिलिका की मात्रा जनरली पूछे तो 59% होती है, ठीक है। कितनी होती है, 59% किसकी मात्रा होती है भू प्रॉपर्टी में, सिलिका की, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सिलिका की मात्रा भू प्रॉपर्टी में कितनी होती है, 59%। भाई अब इसमें अपने को 59% तो कहीं ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो अपन आंसर क्या लेंगे, 46%। यानी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर बी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बट दोस्तों आप एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि टोटल जितने चट्टाने हैं, टोटल जितनी चट्टानें, माना कि 100% चट्टानें हैं, ठीक है, 100% चट्टानें हैं, तो उसमें 95 चट्टानों में क्या है भाई, 95% चट्टानों में क्या है, सिलिका। यानी वो 95 चट्टानें जो है सिलिका की बनी हुई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये चट्टानों में 95% अपने को क्या मिलेगा, सिलिका मिलेगा, ठीक है। अगर जनरली 100 चट्टानें रखी हुई हैं तो 100 चट्टानों में अपने को 95 चट्टानों में क्या मिलेगा, सिलिका मिलेगा। यानी परसेंटेज अगर आपसे पूछे कि टोटल चट्टानों में 95% चट्टानों में अपने को सिलिका मिलता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आपसे अगर कभी पूछे कि भू प्रॉपर्टी में कितने % सिलिका मिलता है, तो 59%, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दोमट मिट्टी में सारंध्रता होती है, यानी दोमट मिट्टी जो आपकी होती है इसमें सारंध्रता पूछ रहा है अपने से, क्या पूछ रहा है, सारंध्रता, यानी लोम सॉइल हैव पोरोसिटी। तो दोमट मिट्टी में सारंध्रता कितने % होती है, तो दोमट मिट्टी में जो है सारंध्रता होती है 30%, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। भाई जब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है कि मिट्टी की वृद्धि के लिए कौन सी संरचना महत्वपूर्ण है। भाई मिट्टी की जो वृद्धि होती है, बीच स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट ऑफ सॉइल ग्रोथ, यानी मिट्टी की वृद्धि के लिए कौन सा ऐसा जो है स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रिज्मीय संरचना, आपको तो जनरली पता होगा कि मिट्टी में जो है 4 प्रकार की संरचनाएं होती हैं, 4 प्रकार की, ठीक है। कौन कौन सी, एक होती है आपकी तस्तरीनुमा संरचना, स्तंभाकार संरचना, नटनुमा जिसको क्रम्बी संरचना, नटनुमा संरचना, ये इसको ब्लॉकी संरचना भी बोलते हैं, ठीक है। नंबर 4 पे आपकी होती है दानेदार संरचना, या इसको क्रम्बी संरचना बोलते हैं, ठीक है। तो ये
तो ये आपकी चार जो है मिट्टी की संरचनाएं होती है। कौन कौन सी होती है एक बार मैं आपको फिर डिफाइन कर देता हूँ कि जो है तस्तरी नुमा, स्तंभाकार नुमा, नट नुमा जिसको ब्लॉक की संरचना बोलते हैं, या दानेदार संरचना। ठीक है, तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अब भाई इसमें से पूछ रहा है कि मिट्टी की वृद्धि के लिए कौन सी संरचना जो है इंपॉर्टेंट है इन चारों संरचनाओं में। ठीक है, तो मिट्टी की जो है ग्रोथ के लिए वो है अपने लिए ग्रेनुलर यानी दानेदार संरचना, यानी इसको क्या बोलते हैं क्रम्बी संरचना। ठीक है, इसको हिंदी एक बार नोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं क्रम्बी, भी अपने को कई बार लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं क्रम्बी संरचना, यानी ये मिट्टी की वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट संरचना है, यानी दानेदार संरचना। और ये जो है सर्वोत्तम संरचना माना जाती है। अपने से कई बार अगर पूछ ले कि मिट्टी की संरचनाओं में सर्वोत्तम संरचना कौन सी मानी जाती है, तो दानेदार यानी ग्रेनुलर संरचना, इसको क्रम्बी संरचना सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण संरचना मानी जाती है। यानी इस क्वेश्चन का जो है सी, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है 16 नंबर का कि मोंट मेरिलोनाइट एक खनिज है। मैंने आपको जस्ट बताया था कि मोंट मेरिलोनाइट परत के प्रकार सिलिकेट की मिट्टी में, मतलब एक मैंने आपको जस्ट बताया था ना कि वही पूछ रहा है कि जो है आपने पढ़े होंगे कि सिलिकेट प्रकार के कुछ खनिज होते हैं ना कि 2:1 प्रकार के खनिज, 1:1 प्रकार के खनिज, 2:1 प्रकार के ना फूलने वाले खनिज, यानी यही पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था ना 2:1 प्रकार के खनिज के बारे में। तो 2:1 प्रकार के खनिजों का मतलब है कि ये आपकी 2 परत सिलिका की और 1 परत किसकी है, एल्यूमिना की। ठीक है, ये इसका डिफाइन करने का मतलब है। 1:1 प्रकार का मतलब क्या है कि इसमें जो 1 परत सिलिका की है और 1 परत जो है एल्यूमिना की है। तो ये इसका डिफाइन करने का मतलब है। तो यही पूछ रहा है कि भाई ये कौन से वर्ग के सिलिकेट वर्ग में कौन से वर्ग के अंदर जो है मोंट मेरिलोनाइट आता है। ठीक है, तो 2:1 वर्ग के अंदर आता है, या 2:1 वर्ग के मतलब ये देखो नॉन स्पेंडिंग और नॉन स्पेंडिंग और नॉन स्पेंडिंग का मतलब है कि फूलने वाले खनिज और ना फूलने वाले खनिज। ठीक है, तो 2:1 प्रकार के ना फूलने वाले खनिज के अंदर आता है क्या है, और 2:1 के फूलने वाले खनिज के अंदर आता है, या 1:1 के ना फूलने वाले खनिज, या 1:1 के फूलने वाले खनिज। तो ये इसके कहने का मतलब है। ठीक है, आप समझने की कोशिश करिएगा, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, आप ये ना करें कि हमको समझ में नहीं आ रहा। भाई अगर आप ये बोल देंगे कि हमको समझ में नहीं आ रहा, तो वास्तविकता में आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, देखो अगर आपने थोड़ी बड़ी भी इसकी जानकारी रखी होगी तो आपको सब समझ में आएगा, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो हमें कमेंट करके आप बेझिझक पूछ सकते हैं। देखो अभी तक किसी भी स्टूडेंट्स ने कमेंट नहीं किया कि सर हमको यहाँ पे डाउट है। हमको पता है कि भाई आप लोग क्वेश्चन सीरीज नहीं देख रहे हो, बट हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आप लोगों के लिए जो है ऐसी क्वेश्चन सीरीज लाते रहें। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पूछ रहे हो या नहीं पूछ रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि मोंट मेरिलोनाइट किसके अंदर आता है, तो मोंट मेरिलोनाइट जो खनिज है तो ये अपना जो है 2:1 प्रकार के फूलने वाले खनिज के अंदर आता है। मैंने आपको बताया था ना मोंट मेरिलोनाइट वर्मिकुलाइट, ये इंपॉर्टेंट है। तो यही तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो 20 सही आंसर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो बताते चल रहा हूँ आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका बोल रहा है कि मृदा निर्माण का सहक्रिय कारक, यानी मृदा के निर्माण में जो है यानी सॉइल फॉर्मेशन में जो है इंपॉर्टेंट कारक कौन सा है भाई। तो मृदा के निर्माण में जो है सॉइल फॉर्मेशन में जो है जलवायु सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण मानी जाती है, यानी क्लाइमेट जो है सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है मृदा के निर्माण में। आप समझ सकते हो क्यों माना जाता है, क्योंकि वर्षा, मिट्टी, अर्थवॉर्म, कीड़े मकोड़े सब चीज़ जो है क्लाइमेट्रिक से ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसलिए जो है मृदा निर्माण में सक्रिय कारक के रूप में जलवायु काम करती है, यानी जो है क्वेश्चन नंबर 17 का जो है सही आंसर बी है, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आमतौर पर मिट्टी के नमूने के संग्रहण की गहराई होती है, यानी आमतौर पर मिट्टी को जो है नॉर्मली सैंपल कलेक्ट करते हैं तो उसकी गहराई आपसे ये पूछ रहा है कितनी होती है भाई, कि कितनी गहराई से जो है आपको सैंपल कलेक्ट करना है। देखो जनरली आपको चीज़ें, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि देखो मिट्टी का नमूना जो है अपन, ये कई बार ये क्वेश्चन भी अपने से पूछा गया है कि मिट्टी का जो नमूना अपन लेते हैं उसकी मिट्टी की कितनी मात्रा अपन लेते हैं। तो जनरली अगर आपसे पूछा जाए तो 500 ग्राम मात्रा अपन जो है लेते हैं, किसके लिए, मृदा के टेस्टिंग के लिए। लैब लेके जाते हैं, प्रयोगशाला लेके जाते हैं, कितनी, 500 ग्राम, वो भी अलग अलग क्षेत्रों से अपन कलेक्ट करते हैं मिट्टी को। और मिट्टी को कलेक्ट करने का एक यंत्र भी अपने से पूछा गया कि भाई मिट्टी को कलेक्ट करने का यंत्र कौन सा, तो वो है आगर आगर। कौन सा, आगर आगर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आगर आगर करके आता है यंत्र, ये इंपॉर्टेंट है, मिट्टी को कलेक्ट करने का ये जो है यंत्र है। ठीक है, अब अपन चलते हैं इस क्वेश्चन की साइड। मैंने जो आपको बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब चलते हैं कि आमतौर पर मिट्टी के नमूने को संग्रहण की गहराई कितनी होती है। तो भाई वो गहराई होती है आपकी
कितनी होती है, तो वो गहराई आपकी होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक, कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। जनरली तो जो आपको बताएं तो 30 से जो है जनरली 100 सेंटीमीटर तक भी जाती है। ठीक है, तो अपने को इतना अंदर तक नहीं जाता है। ठीक है, तो जनरली गहराई कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखिए कितनी कितनी गहराई से नमूना लिया जाता है, तो 25 सेंटीमीटर से जो है नमूना लिया जाता है। इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर डी है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी में अधिकतम CEC होती है, विच टाइप ऑफ क्ले हैज अ मैक्सिमम CEC, यानी धन आयन विनिमय क्षमता। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, धन आयन विनिमय क्षमता। CEC को याद रखिएगा, धन आयन विनिमय क्षमता बोलते हैं। यही पूछ रहा है कि जो है किस मिट्टी की अधिकतम धनायन विनिमय क्षमता होती है। ठीक है, मिट्टी का मतलब है कि ये खनिजों के बारे में पूछ रहा है, ये खनिज को नाम दे रखे हैं। ठीक है, तो ये CEC के बारे में बात कर रहा है। तो भाई आपने को जस्ट देखो, अगर आपने ये सॉइल साइंस का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ के बारे में बिल्कुल बताया होगा कि किसकी CEC कितनी होती है। देखो मैं आपको CEC डिफाइन कर रहा हूँ, एक कॉपी पेज लेके रखिएगा, मैं आपको सब CEC के बारे में बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में, जो सबसे कम है, जिसकी CEC सबसे कम मानी जाती है। अपने से कई बार ये पेपर में पूछ भी सकता है किस प्रकार की मिट्टी की, यहाँ अधिकतम लिखा हुआ, यहाँ पे वो लिख सकता है कम CEC होती है। ठीक है, तो सबसे कम CEC होती है वो कौन सा है, वो है आपका केओलिनाइट। लिख लीजिएगा केओलिनाइट, केओलिनाइट करके खनिज, केओलिनाइट, सॉरी ये गलती से लिख गया, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, केओलिनाइट, केओलिनाइट लिख लीजिएगा दोस्तों। केओलिनाइट करके खनिज है, तो ये इसकी जो है धनायन विनिमय क्षमता सबसे कम होती है। वो कितनी होती है, 3 से 15। कितनी होती है भाई, 3 से 15 जो है किलो मोल के आसपास होती है ना, 3 से 15 लिख लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। केओलिनाइट की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है, 3 से 15, यानी सबसे कम इसकी होती है। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं इलाइट की तरफ, यानी इसमें दिया हुआ है ना आपको इलाइट, ये खनिज के बारे में बात की है। तो इलाइट की कितनी होती है, तो इलाइट की होती है 20 से 40। इसकी इकाई भी हो दोस्तों जो है सेंटीमोल, लिख लीजिएगा इकाई को, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, ये इसकी इकाई होती है। ठीक है, तो कितनी होती है इसकी जो है इलाइट की जो होती है 20 से 40 होती है, धनायन विनिमय क्षमता 20 से 40 इलाइट की होती है। ठीक है, और आपने ना केओलिनाइट की बात कर ली। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, अपने मतलब दोनों ऑप्शन की अपन ने इसकी बात कर ली। अब बात करते हैं मोंटमेरिलोनाइट। तो मोंटमेरिलोनाइट की कितनी होती है, 60 से 100 के बीच होती है। कितनी होती है, 60 से 100 के बीच, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा होती है ह्यूमस की। कितनी होती है ह्यूमस की, यानी ह्यूमस की होती है 100 से 300, इंपॉर्टेंट है, 100 से 300 किलो मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको जस्ट बता रहा हूँ ये चीज़ें नॉलेज के लिए, याद होना चाहिए, पेपर में पूछ सकता है अपने से। ठीक है, तो सबसे अधिक जो ह्यूमस की होती है। अब इसमें पूछ रहा है कि सब मिट्टी में सबसे अधिक CEC किसकी होती है, तो ऑप्शन के हिसाब से अपने को देखना पड़ेगा कि भाई देखो मैंने आपको बताया था ना कि इसकी बता दी, तो इस मोंटमेरिलोनाइट की जो है 60 से, मैंने आपको बताया 60 से 100 होती है। तो इसी की जो है ऑप्शन एक्यूरेट जो है इसी की सबसे ज़्यादा अधिक होती है। तो अपन इसका आंसर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, बी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर, याद रखिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की साइड। तो 20 क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि मृदा ऊष्मा का प्रमुख स्रोत है, यानी मेजर सोर्स ऑफ सॉइल हीट, यानी मृदा में जो ऊष्मा होती है उसका प्रमुख सोर्स क्या है भाई, तो उसका प्रमुख सोर्स है ना माइक्रोबायोलॉजिकल रेस्पिरेशन है क्या, सूक्ष्मजीवी श्वसन, या उसका अपघटन है क्या, या उसका सॉइल रेडिएशन है क्या, या उसका इंटरेक्टर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का आंतरिक भाग। तो क्या है भाई मृदा का ऊष्मा का प्रमुख स्रोत, तो मृदा का प्रमुख ऊष्मा का स्रोत है आपका सौर विकिरण यानी सोलर रेडिएशन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सोलर रेडिएशन जो है मृदा की ऊष्मा का मुख्य स्रोत माना जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भाई किस नंबर बोल रहा है कि परसेंटेज, देखो परसेंटेज का फिर क्वेश्चन आया ना भाई कि परसेंटेज CO2 प्रेजेंट इन सॉइल एयर। देखिए मृदा वायु में पूछा है। ठीक है, मृदा वायु में जो किसका परसेंटेज पूछ रहा है, ये CO2 का यानी कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज अपने से किसने पूछ रहा है, मृदा वायु में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मृदा वायु में जो है सॉइल का परसेंटेज कितना होता है, तो मृदा वायु में सॉइल का परसेंटेज होता है 0.3%। ठीक है, याद रखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर सी है। यानी अपने से छोटी छोटी जनरल चीजें, मेजर चीजें पूछ लेता है अपने से, तो अपने को सब पता होना चाहिए भाई, क्योंकि अपना काम क्या है भाई, पढ़ना। ठीक है, तो अपने को मेजर चीजें अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में उसको नहीं पता है कि भाई तुम क्या पढ़ के आ रहे हो क्या नहीं पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, तो वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, देखो नहीं बनेगी उनसे इसको पेपर वालों को कोई लेना देना नहीं है, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि मेजर चीजें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि सोलम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी सोलम किसका संयोजन है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है कि सोलम किसका संयोजन है, तो सोलम जो है अपना ये A+C, एक मृदा में आपको परतों के बारे में आपने पढ़ा होगा, A संस्तर, B संस्तर, C संस्तर, A1 संस्तर, ये संस्तरों के बारे में जो है आपने पढ़ा होगा विस्तार से कि कहाँ रॉक्स पाई जाती हैं,
कहाँ पे निक्षालन होता है, कहाँ पे मृदा पाई जाती है, तो ये संस्तर के बारे में बताया। तो इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर आपका A+C संस्तर हॉरिजन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि पौधों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण मृदा जल है, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट सॉइल वाटर ऑफ प्लांट डेवलपमेंट, यानी पौधे के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जल कौन कौन से माना जाता है। मैंने जस्ट शुरुआत में ही आपको गिन के बताया था कौन कौन से जल होते हैं, यानी ग्रेविटेशनल वाटर यानी गुरुत्वीय जल। ठीक है, ये जल के प्रकार हैं, याद रखिएगा, इनसे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। कैपिलरी वाटर यानी केसीय जल, जिसको अपन कैपिलरी वाटर बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोस्कोपिक जल या पोटेशियोमेट्रिक जल, ये ठीक है, जल 3 प्रकार के होते हैं, 3-4 प्रकार के। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि पौधों के लिए कौन सा जल जो है इंपॉर्टेंट है। तो पौधों के लिए जनरली जो है अपना कैपिलरी वाटर इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइएगा। ठीक है, कि जनरली पौधों के लिए कौन सा जो है इंपॉर्टेंट है, तो कैपिलरी वाटर इंपॉर्टेंट है। आपने से अब ये भी पूछ लेता है कि कितने और जो है वायुमंडलीय दाबों पर पौधों को प्राप्त होता है। ठीक है, केसीय जल कितने वायुमंडलीय दाब पर पौधों को प्राप्त होता है, तो पौधों को जो है 1/3 से 15 वायुमंडलीय दाब पर, लिख लीजिएगा, 1/3 से 15 वायुमंडलीय दाब पर जो है ये किसको, पौधों को प्राप्त होता है। कौन सा जल, केसीय जल। ठीक है, केसीय जल पौधों को 1/3 से 15 वायुमंडलीय दाब पर प्राप्त होता है। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे गुरुत्वीय जल भाई क्या होता है, तो गुरुत्वीय जल जनरली पौधों के काम नहीं आता है, ये जो है जमीन में सबसे नीचे पाया जाता है, ये जनरली पौधों के काम बिल्कुल भी नहीं आता। पौधों के काम सिर्फ केसीय जल आता है, नहीं आर्द्रताग्राही जल काम आता है पौधों को। ठीक है, तो आधा सिर्फ केसीय जल पौधों को काम आता है। ठीक है, और इसके प्राप्त करने की बहुत सारी विधियां भी होती हैं, तो प्राप्त कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है अग्नेय चट्टानों का उदाहरण, यानी एक्सप्लेन ऑफ अग्नेय रॉक्स, यानी अग्नेय चट्टानों का उदाहरण क्या है भाई, कौन कौन सी जो है अग्नेय चट्टानों के अंदर आती हैं, तो ग्रेनाइट या संगमरमर या बालू पत्थर या सैल। तो ये पूछ रहा है कि अग्नेय चट्टान कौन सी है भाई इसमें से। अब आप समझ गए कि भाई अग्नेय चट्टान जो है ग्रेनाइट एक अग्नेय चट्टान है। ठीक है, ग्रेनाइट एक अग्नेय चट्टान है। संगमरमर क्या है भाई, संगमरमर जो है कायांतरित चट्टान है, याद रखिएगा, जो है संगमरमर क्या है, कायांतरित चट्टान है। ठीक है, संगमरमर क्या है, कायांतरित चट्टान है, और ये सैंडस्टोन जो है अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ठोस मिट्टी का प्रति इकाई आयतन भार कहलाता है। द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इज नोन एज। ठीक है, तो ठोस मिट्टी की प्रति इकाई आयतन भार को क्या कहते हैं अपन, बताओ आप लोग तो क्या कहते हैं भाई, ठोस मिट्टी की प्रति इकाई आयतन भार को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बल्क डेंसिटी। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का जो है सही आंसर आपका क्या है, उसको बोलते हैं बल्क डेंसिटी। इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइए इन क्वेश्चनों को। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 26 बोल रहा है कि कण आकार विश्लेषण आधारित, यानी पार्टिकल साइज एनालिसिस इज बेस्ड इन, तो जो है कण आकार का विश्लेषण कौन से साइंटिस्ट ने इसका नियम दिया था, तो भाई एक फिक करके साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये नियम जो है डिफाइन किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर आपका सी है, उन्होंने ये नियम जो है इसको डिफाइन किया था। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। कायांतरित चट्टान का उदाहरण, जस्ट मैंने आपको बताया था ना भाई कि रॉक जो है अपने अग्नेय चट्टानों के बारे में बात की, इसी प्रकार से अपन जो है कायांतरित चट्टानों के बारे में बात करेंगे। तो ये पूछ रहा है कि कायांतरित जो है चट्टान, इसका उदाहरण क्या है, यानी एक्सप्लेन ऑफ मेटामॉर्फोसिस रॉक्स। ठीक है, तो कायांतरित चट्टान मैंने आपको बात की थी कि बलुआ पत्थर किसके अंदर आता है। ठीक है, तो बलुआ पत्थर जो है आपका जनरली अवसादी चट्टानों के अंदर आता है। ठीक है, तो संगमरमर अपना जो है कायांतरित या अवसादी चट्टानों के अंदर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो है बी सही आंसर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चट्टानों के बारे में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 आपका बोल रहा है कि रेत गाद और मिट्टी के सापेक्ष अनुपात को कहा जाता है। तो रेत गाद और मिट्टी के जो है सापेक्ष अनुपात को अपन क्या बोलते हैं, जलयोजन या हाइड्रेशन बोलते हैं। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका कि मृदा वर्गीकरण का पता लगाने के लिए कौन सी विधि का जो है उपयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा ले इस पर, ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है आपका एग्जाम में। ठीक है, कि मृदा वर्गीकरण का पता लगाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है भाई, मृदा वर्गीकरण का पता लगाने के लिए हाइड्रोमेट्रिक्स जो है विधि का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, अपने को ये नहीं जानना है कि जो है हाइड्रोमेट्रिक्स विधि क्या होती है, या अपन बाद में जानेंगे। ठीक है, जब आप विस्तार से टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। तो वर्गीकरण का पता लगाने के लिए हाइड्रोमेट्रिक्स विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, दो जनरल बेसिक बातें थी, वो आपको मैंने पूरी डिफाइन कर दी, पूरी जानकारी जो आपको विस्तार से दे दी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी आपको बता दिया, ठीक है। तो दोस्तों अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आपकी जो लाइक करते हो जिससे मोटिवेशन मिलता है, चीज़ों को अपने को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। वो अपने को वही चीज़ों के लिए अपन काम करते हैं कि अपने को मोटिवेट हो, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो शेयर को क्या करें भाई, इसको शेयर को जो है शेयर कर दें सेशन को, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।